तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर होने वाला है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी को यानी इसमें 3 प्रश्नावली है, 5.1, 5.2 और 5.3। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको 5.1 हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो बिना देरी किए आप हमारे साथ जुड़कर आराम से पढ़िए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर हर रोज़ आते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ये 5.1 का कंप्लीट सोल्यूशन रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5.1 को पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाला है। जैसा कि आपको हम बताए हैं पहले भी और अभी भी बता रहे हैं कि हम अपने चैनल पर क्लास 10th के बच्चों को जो कि इस साल यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए कंप्लीट फ्री कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पर हम आपको मैथ शुरू से पढ़ा रहे हैं और साइंस शुरू से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों का जो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि उनको मैथ समझ नहीं आता या उनको साइंस समझ नहीं आता। ठीक है, तो उनके लिए ऐसा कंटेंट हम लोग लेकर आए हैं कि आपको सारी चीज़ें एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो 4 पाठ तक तो हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा ही दिया है। आज 5वां पाठ आपका स्टार्ट होने वाला है, समांतर श्रेणी। और इस वीडियो में पूरा का पूरा 5.1 हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा प्रश्न लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है हमसे, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो देखिए अगर हम लोग बात करें समांतर श्रेणी की, किसकी बात कर लें, समांतर श्रेणी की, यहाँ पे लिख देते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। समांतर श्रेणी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर समांतर श्रेणी होता क्या है, पहले ये तो जान लें, उसके बाद फिर प्रश्नावली को लगाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, एक तरीके का ऐसा श्रेणी होता है, श्रेणी का मतलब होता है चेन। ठीक है, यानी एक तरीके का ऐसा श्रेणी होता है जिसमें लगातार कोई संख्याएं जोड़ी जाती हैं या लगातार कोई संख्या घटाई जाती है। यानी अगर हम आपसे कहें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ये चला जा रहा है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ये पूरा का पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप देखो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक श्रेणी बना रहा है जिसमें यहाँ पर लगातार दो संख्याएं क्या हो रही हैं, इस तरीके से जुड़ रही हैं। ठीक है, लगातार अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो लगातार जोड़ रहे हैं। तो दो लगातार जोड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रेणी लगातार बढ़ रही है। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें कोई संख्या लगातार जोड़ी जाए या कोई संख्या लगातार घटाई जाए उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, जैसे हम लिखें 25 लिखें, फिर 20 लिखें, फिर 15 लिखें, फिर 10 लिखें, ऐसे 5 लिखें और 0 लिखें, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो श्रेणी हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घट रही है। जैसे यहाँ पर 25 से 20 हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर 5 घट गया। यहाँ पर 20 से 15 हो गया मतलब 5 घट गया। यहाँ पर 15 से 10 हो गया मतलब 5 घट गया। यहाँ पर 10 से 5 हो गया मतलब 5 घट गया। और 5 से 0 हो गया मतलब क्या घट गया, आपका 5 घट गया। इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसी श्रेणी को खोजना है जिसमें लगातार कोई संख्या बढ़ रही है या लगातार कोई संख्या घट रही है। तो हम उस श्रेणी का नाम दे देते हैं समांतर श्रेणी। इतना बात समझ में आया कि समांतर श्रेणी होता क्या है। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं जिनको आपको जानना चाहिए,
वो कौन कौन से पद हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शुरू वाला पद होता है, किसी भी ये जो हमारा समांतर श्रेणी होता है उसका जो शुरुआती पद होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। और उसको किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्या लगातार जोड़ी अथवा घटाई जाती है उसको सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सार्वांतर। और इसको डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे हम लोग? डी से। यानी जो भी लगातार संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाएगी उसको सार्वांतर बोलते हैं। सार्वांतर का मतलब होता है जो सभी में अंतर हो। और यहाँ पर जितने पद होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको हटा दें, केवल 12 तक ही रखें, तो यहाँ पर होगा क्या कि 1 पद, 2, 3, 4, 5 और 6 पद हैं। यानी जो हम लोग पद गिनते हैं यानी उसको हम लोग यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यन से। यन क्या होता है? पदों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर पदों की संख्या, ठीक है। इसको हम लोग यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम लोग? यहाँ पर यन से दर्शाते हैं। और उसके बाद जो इसका आखिरी पद होता है, आखिरी पद, आखिरी पद को यानी यहाँ पे लिख भी देते हैं आखिरी पद। तो आखिरी पद को हम लोग एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार कोई संख्या जोड़ी जाए या लगातार कोई संख्या घटाई जाए, क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में होता क्या है कि जो शुरू वाला पद होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। उसके बाद जो संख्या लगातार जोड़ी अथवा घटाई जाती है उसको बोलते हैं सार्वांतर। और जितने पद हम लेते हैं वो होता है हमारा पदों की संख्या और उसको हम लोग यन से दर्शाते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला पद होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर आखिरी पद, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अपने प्रश्नावली को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने प्रश्नावली को यहाँ पर शुरू करते हैं और सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पहले प्रश्न की। पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है हमसे? कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ये एपी है और एपी है तो क्यों है। तो एपी का मतलब आप समझ चुके हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मतलब होता है आपको बताना है कि इसमें कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है इसको हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न पढ़ोगे तभी आप उसका उत्तर बता पाओगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है हमसे? कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रथम किलोमीटर जाता है तो उसको किराया कितना देना पड़ता है? 15 रुपया, ठीक है। और अगर वो उससे ज़्यादा यानी मान लेते हैं 2 किलोमीटर वो चला गया तो इसमें 8 रुपया और जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं उसको 3 किलोमीटर जाना होगा तो फिर से 8 जुड़ जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। और ऐसे अगर वो आगे जाए तो 8 जुड़ता चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हो कि इसमें लगातार संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, और जब लगातार संख्या जोड़ी जा रही है इसका मतलब ये है कि यह आपका क्या है? एपी है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह एपी है, लिख देंगे यह एपी है, ठीक है। यानी यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें इसका जो सार्वांतर है वो हर जगह क्या है? समान है। अगर सार्वांतर हर जगह समान नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि वह एपी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लगा दिए, ना केवल दूसरा क्वेश्चन बल्कि पहला का जितना भी क्वेश्चन है
वो सारा का सारा हम यहाँ पर लगा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इस तरीके से सिलेंडर के आकार का मान लेते हैं हमारे पास टंकी है और इसमें हवा भरा है जिसका आयतन क्या है, भी है। ठीक है, यानी किसी बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, तो बेलन हम बना दिए और बेलन में हमने मान लिया कि आपका जो आयतन है हवा का जो कि उसमें भरा गया है उसका आयतन कितना है, भी है। अब इसमें एक पंप लगा है, मान लेते हैं यहाँ से एक पंप लगा है, इस तरीके से पंप लगा है। अब ये पंप करता क्या है, हर बार इस बेलन के आयतन का 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पहली बार जब इसको पूरी तरीके से भरा गया था इस बेलन को हवा से, तब उसका आयतन कितना था, तब उसका आयतन था भी। उसके बाद ये जो पंप है ये हवा निकालना चालू कर देता है। हवा निकालना चालू कर देता है से मतलब क्या है, पूरे आयतन का 1/4 भाग हवा क्या करता है, वो निकाल देता है। तो कितना हवा निकाल दिया, v/4, और ये हवा निकल गया तो इसको तीर ऊपर दर्शा दिए कि हवा निकल कर जा रही है। हमने आपको केमिस्ट्री में बताया भी है कि जब गैस ऊपर की तरफ जाती है तो तीर लगाकर दर्शाते हैं ऊपर की तरफ कि गैस निकल रही है। तो हवा का आयतन कितना हो गया, v/4, ये निकल गया। अब कितना हवा बचा टंकी में, तो शेष हवा का आयतन, यहाँ लिख देंगे शेष हवा का आयतन। तो शेष हवा का आयतन मतलब पहले टंकी में था आपका भी आयतन वाला हवा और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि v/4 भाग निकल गया, तो बचा कितना, 3v/4। ये अभी टंकी में बचा हुआ है। लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से यहाँ पर ये पंप हवा निकालेगा तो जितना टंकी में हवा बचा हुआ है उसका 1/4 भाग वो क्या करेगा, निकाल देगा। तो यहाँ पर हवा जो कि निकल जाती है तो कितना हवा निकलेगी, जितना टंकी में हवा बचा है, टंकी में हवा है 3v/4 और इसका 1/4 भाग हवा क्या करता है, फिर से निकल जाता है। फिर से निकल जाने से मतलब क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा 3v/16 और इस पर तीर ऐसे ऊपर की तरफ लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हवा है ये बाहर की तरफ उड़ गया, मतलब निकल गया। अब शेष कितना बचा, शेष हवा कितना बचा, तो शेष हवा बचा, देखिए पहले टंकी में था भी, उसके बाद बचा 3v/4, फिर अब कितना बचेगा, तो 3v/4, यानी जो हवा पहले टंकी में बचा हुआ था उसमें से ये जो हवा निकल गई, कितना हवा निकल गई, 3v/16। तो यहाँ पर बचेगा क्या, अगर इसको हल करेंगे हम लोग तो 4 और 16 का लसा 16 होता है, 4 चौक 16, तो 4 तिहाई यहाँ पर 12 भी और 16 एकम 16 यानी 3 भी, बराबर कितना हो जाएगा ये 9v/16। ये हवा अभी टंकी में बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम लोग श्रेणी बनाएं यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का श्रेणी बनाए तो हमको श्रेणी मिलेगी। श्रेणी कैसे मिलेगी, अगर हम एपी बनाते हैं, एपी अगर बनाते हैं तो पहले हवा था भी, फिर कितना हुआ 3v/4, उसके बाद फिर कितना बचा 9v/16 और ये ऐसे चलता चला जा रहा है। तो हमको बताना है कि क्या यह एपी है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि पहले कुछ नहीं था, पहले यहाँ पर भी था, उसके बाद आप देखो कि इसमें से इसमें 3/4 से गुणा हो रहा है। किससे गुणा हो रहा है, 3/4 से गुणा हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो फिर से 3/4 से गुणा हो रहा है। आप कहोगे कैसे पता, आप देखिए भी में अगर 3/4 का गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा 3v/4 और 3v/4 में अगर फिर 3/4 का गुणा कराओगे तो देखिए 3 त्रिका हो गया 9 और 4 चौक हो गया 16। इसका मतलब ये है कि इसमें आपका कोई भी संख्या जोड़ी अथवा घटाई नहीं जा रही है, बल्कि इसमें 3/4 का गुणा किया जा रहा है, वो भी लगातार। तो यहाँ पर क्या यह एपी होगा, तो आप कहोगे यह एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने समांतर श्रेणी की परिभाषा पढ़ रखा है कि उसमें कोई पद लगातार जोड़ा जाता है या लगातार घटाया जाता है, गुणा अथवा भाग नहीं होता। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर गुणा हो रहा है, अतः यह AP नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ पर लिख भी दीजिए, लिख दीजिए यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है, इसका मतलब यह है कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसको कर देते हैं इरेज और आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर, मतलब दूसरा तीसरा चौथा तो लगा हुआ है, हम लोग बारी बारी से बस उसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत यानी प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आपको कुआं खोदना है, ठीक है, अगर आपको क्या खोदना है, कुआं। अब इस कुएं को आपको क्या करना है, मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर ऐसे फेंकनी है। तो यहाँ पर अगर आप 1 मीटर कुआं को गहरा करते हो तो आपको मिलता है 150 रुपया। लेकिन अगर यही 2 मीटर गहरा करते हो तो इसमें पैसा जो है आपका प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ता जाता है, यानी 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा, 200 रुपया। अगर यही 3 मीटर के लिए देखें तो फिर से 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 250 रुपया। अगर यही 4 मीटर के लिए देखें तो फिर से आपका 50 रुपया हो जाएगा, मतलब ये 300 रुपये हो जाएगा, और ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो आप एक चीज़ गौर करोगे कि यहाँ पर एक संख्या 50 है जो लगातार जोड़ी जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसका सर्वांतर समान है, और जब सर्वांतर समान होता है तो वह AP होता है। इसका मतलब यह है कि आप लिख दोगे यह AP है, यानी यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मिश्र धन निकालकर श्रेणी बनानी है और देखना है कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें मूलधन दिया है। मूलधन क्या होता है, P प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन हमारा दिया है 10,000 रुपया, R का मान दिया है 8% वार्षिक, और जो आपका समय है वो आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे रख कर चेक करना है कि क्या यह AP बनाता है कि नहीं है, और A यानी मिश्र धन बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो, क्या जानते हो, मिश्र धन A बराबर P 1 + R/100 की पावर N होता है। ये फार्मूला होता है किसका, मिश्र धन निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर सवाल है तो यहाँ पर देखिए अगर हम N बराबर 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, N बराबर 1 वर्ष, यानी पहले वर्ष के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। तो पहले वर्ष के लिए मिश्र धन निकालेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 कोष्टक में 1 + R का मान 8/100 के पावर यहाँ पर 1, क्योंकि N का मान हमने कितना लिया है, 1 लिया है। अब इसको आप हल मत करिए, इतने पर ही रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर आगे, N बराबर कितना, 2 वर्ष लेते हैं। N बराबर कितना लेते हैं, 2 वर्ष। जब 2 वर्ष लोगे आप तो A बराबर क्या हो जाएगा, 10,000, 1 + R का मान 8/100 के पावर N की जगह क्या रखोगे आप, 2 रखोगे। उसके बाद अगर हम N बराबर 3 वर्ष लेते हैं, 3 वर्ष लेते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम N बराबर क्या लेते हैं, 4 वर्ष लेते हैं,
तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 10,000 यानी मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 के पावर 4। ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, श्रेणी बनाएंगे तो पहले वर्ष के लिए बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 1 लिखिए या मत लिखिए, लिख ही देते हैं। और दूसरे वर्ष के लिए देख रहे हैं क्या हो गया आपका 10,000 1 प्लस यहाँ पर 8 बटा 100 के पावर 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो यही है आपका 10,000 1 प्लस 8 बटा के 100 के पावर 3, और ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी लगातार बढ़ रही है। देखिए पहले घात 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, लेकिन बढ़ रही है तो किस हिसाब से बढ़ रही है, उसमें कोई संख्या जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इससे ये एक घात बढ़ गया, और घात तभी बढ़ता है जब यहाँ पर समान आधार का गुणा किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 प्लस 8 बटा 100 से गुणा किया गया, तो इसका आधार बराबर हो गया। इसकी घात 1 है तो एक घात और एक घात जुड़कर कितना हो गया, 2 घात हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें दिखाएं तो इसमें भी 1 प्लस 8 बटा 100 का गुणा ही किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आधार बराबर है और इसकी घात 1 मानेंगे, और जब आधार बराबर रहता है तो घातों को गुणा में जोड़ा जाता है। इसका मतलब 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो कहने का कुल मिलाजुलाकर अर्थ यही है कि इसमें जो लगातार संख्या है वो जोड़ी नहीं जा रही है बल्कि गुणा किया जा रहा है। और हम समांतर श्रेणी में पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी वही होती है जिसमें लगातार कोई संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए। यहाँ पर तो जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह आपका एपी नहीं होगा। तो आप लिखोगे यह एपी नहीं है। क्या लिखोगे आप, यह एपी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी निम्नलिखित है। हमने आपको समझाया था शुरू में ही कि प्रथम पद क्या होता है, सार्वांतर क्या होता है। तो हमसे कह रहा है कि इसके 4 पद लिखना है आपको, जबकि इसका पहला पद और सार्वांतर दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर a बराबर 10 है और d बराबर भी कितना है, 10 ही है। तो इसके प्रथम 4 पद लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 4 पद। ठीक है, प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे, तो शुरू में तो पहले पद लिखा जाएगा, उसके बाद ये जो सार्वांतर है इसको लगातार जोड़ते चले जाएंगे। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, 20 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। यानी इसके जो प्रथम 4 पद होंगे वो होंगे 10, 20, 30 और 40, और यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। देखिए दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर -2 हो, a बराबर क्या हो, -2 हो, और उसके बाद यहाँ पर d बराबर क्या हो, d बराबर हो आपका 0। ठीक है, a बराबर कितना हो, -2 हो, और d बराबर क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके प्रथम 4 पद लिखना है। तो इसके प्रथम 4 पद, इसके प्रथम 4 पद लिखना है आपको। तो 4 पद कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर पहले तो पहला वाला पद -2, उसके बाद जो सार्वांतर दिया है उसको आप जोड़ते अथवा घटाते चले जाओगे। जैसे 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें 0 जोड़ेंगे तब -2 ही आएगा, 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, और 0 जोड़ेंगे तब पर भी
2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके प्रथम 4 पद वही होंगे जो इसका पहला पद होगा। पहला पद क्या था? -2। इसका मतलब ये है कि इसके चारों पद क्या होंगे? -2 ही होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमसे? यहाँ पर a बराबर है 4 के, a बराबर 4 है और d बराबर कितना है? तो d बराबर यहाँ पर है -3 के। d बराबर किसके है? यहाँ पर -3 के है। ठीक है, तो a बराबर है 4 के, d बराबर है -3 के। तो इसके प्रथम 4 पद, इसके प्रथम 4 पद, तो इसके अगर हम 4 पद लिखने की बात करें तो पहला पद लिखेंगे 4। फिर देखिए ये घट रहा है, d का मान कितना है? -3 है, मतलब श्रेणी घटेगी। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में से अगर -3 घटाएंगे -2 बचेगा। -2 को -3 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका -5। यानी इसके जो 4 पद हैं वो क्या होंगे? 4, 1, -2 और -5। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमसे क्या कर रहा है? यहाँ पर a बराबर है -1 के, a बराबर है -1 के। उसके बाद d का मान कितना है? d का मान है आपका 1/2। तो हमको इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो इसके प्रथम 4 पद लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसके प्रथम 4 पद। तो वो 4 पद कौन कौन से होंगे? तो देखिए a बराबर है -1 के और इसमें देखिए 1/2 जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस में दिया है 1/2। इसका मतलब ये है कि ये जुड़ता चला जाएगा। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -1/2 और फिर से अगर हम इसमें 1/2 जोड़ें तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में अगर हम 1/2 जोड़ें तो मान हो जाएगा 1/2। तो इसके जो प्रथम 4 पद हैं वो है -1, -1/2, 0 और 1/2। तो इस तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पर 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर -1.25 और d बराबर कितना है? ये है -0.25। ये हमारा सवाल है। तो इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो लिखेंगे इसके प्रथम 4 पद। तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला पद यानी -1.25 और देखिए ये घट रहा है तो -0.25 यहाँ पर घटाएंगे। चूंकि आप जानते हो माइनस माइनस जुड़ता है तो हो जाएगा -1.50। फिर यहाँ पर -0.25 करेंगे तो देखिए 50 के साथ ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -1.75। फिर यहाँ पर हो जाएगा -0.25। तो 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100। मतलब 1 और 1 1 क्या होगा? -2। तो इसका जो प्रथम 4 पद हुआ वो हुआ -1.25, -1.5, -1.75 और -2। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। तीसरा प्रश्न लग चुका है यहाँ पर आपका। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। यानी इसमें आपको बताना है प्रथम पद और सार्वांतर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रथम पद और सार्वांतर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो तीसरा का पहला अगर हम लोग सॉल्व करें तो पहला जो श्रेणी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका? यहाँ पर दिया हुआ है 3, फिर 1, फिर यहाँ पर दिया हुआ है -1, फिर 3। ठीक है, वो भी माइनस में, और इस तरीके से ऐसे श्रेणी बना हुआ है। तो इसका जो प्रथम पद होता है वो शुरुआत में जो संख्या लिखी होती है वही होता है। तो a बराबर शुरुआत में यहाँ पर 3 लिखा था तो a बराबर हमने क्या बता दिया? 3 बता दिया, क्योंकि हमने आपको बताया है कि प्रथम पद को a से दर्शाते। तो a बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब सार्वांतर निकालने की बारी आती है। सार्वांतर को d से दर्शाते हैं। देखिए सार्वांतर निकाला जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो इसका दूसरा पद क्या है? 1 है,
और इसका पहला पद क्या है 3 है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा -2। मतलब इसका जो प्रथम पद है वो है आपका 3 और जो सर्वांतर है वो आपका है -2 और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल है ये प्रश्न। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहा है हमसे? दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि -5, फिर यहाँ पर -1, फिर 3, फिर यहाँ पर 7, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो इसका प्रथम पद जो शुरू में लिखा है यानी -5, उसके बाद जो आपका सर्वांतर होगा दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है आपका -1 में से -5 को घटाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर d बराबर क्या होगा? -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। तो +5 में से -1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। यानी इसका जो प्रथम पद है वो तो माइनस आपका 5 है और जो इसका सर्वांतर है वो कितना है आपका? 4 है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है, और तीसरा अगर हम देखें, तीसरा इसका प्रश्न, तीसरा क्या कर रहा है? 1/3, देखिए बटा में दे दिया है, उसके बाद क्या दिया है? 5/3, फिर यहाँ पर 9/3, उसके बाद दिया है 13/3। ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो प्रथम पद होगा वो होगा a बराबर 1/3 और सार्वांतर दूसरे पद में से पहले को घटाना है तो यहाँ पर 5/3 में से -1/3 घटाएंगे तो मिलेगा 4/3 और यही हमारा उत्तर है। यानी इसका जो प्रथम पद होगा वो होगा 1/3 और जो इसका सार्वांतर होगा वो होगा 4/3। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका है। इसको हम लोग करेंगे इरेज। अच्छा, एक प्रश्न और है, उसको यहाँ पर लगा ही देते हैं, तब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका चौथा प्रश्न, उसको भी देख लीजिए, तब इसको पूरा का पूरा इरेज करें। यहाँ पे लिखा है 0.6, फिर कामा 1.7, फिर कामा है आपका 2.8, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3.9 और ये ऐसे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रथम पद क्या होगा? तो a बराबर हो जाएगा 0.6, प्रथम पद यानी शुरुआत में जो संख्या लिखी रहती है। उसके बाद जो सर्वांतर होता है वो क्या होता है आपका? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो 1.7 में से पहला पद यानी 0.6 को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा आपका 1.1, यानी इसका जो सर्वांतर है वो 1.1 आया और इसका जो प्रथम पद है वो आया 0.6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर इरेज। ठीक है, चलिए चौथा जो प्रश्न है आपका वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या करा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बताना है कि इनमें से कौन कौन सा एपी है। अगर वो एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद और लिखिए। ठीक है, जैसे चौथा का पहला अगर हम लोग सवाल देखें, पहला तो क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 8 और 16। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितने का अंतर आपको दिखेगा? 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर? 8 का, सॉरी 4 का। और यहाँ पर कितने का अंतर दिखेगा? 8 का अंतर दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पर 2, 4, 8 है, मतलब इस श्रेणी में लगातार जो संख्या है वो जोड़ी नहीं जा रही है, बल्कि इसकी जो श्रेणी में लगातार संख्या जोड़ना का क्रम है वो अलग अलग है। पहली बार तो 2 जोड़ा गया, दूसरी बार 4, फिर 8 जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि यह एपी नहीं है। तो आप लिख दोगे यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। आपने देखा कि इसके बीच 2 का अंतर, इसके बीच 4 का, इसके बीच 8 का अंतर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह एपी नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि 5 लिखा है, पहले 2 लिखा है, फिर 5/2, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 3, फिर लिखा है 7/2 और ऐसे ये चलता
चला जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें सार्वंतर आप निकालोगे। सार्वंतर निकालोगे तो दूसरे में से पहले पद को घटाओगे, यानी 5/2 में से 2 को घटाओगे तो d बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 में से 4 को 5 में से घटाएंगे तो 1/2 आएगा। कितना आ गया आपका? 1/2 आ गया। लेकिन क्या एक सार्वंतर निकालने से हम ये पता कर सकते हैं कि यह आपका AP है? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरू में जो संख्या जोड़ी जा रही है वो लास्ट में जोड़ी ना जा रही हो। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक बार और सार्वंतर निकालना पड़ेगा जांच करने के लिए। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं D1। उसके बाद जांच करने के लिए हम लोग एक बार और सार्वंतर निकालेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे D2। D2 में भी क्या करेंगे कि अगली श्रेणी, यानी यहाँ पर देखिए पहले और दूसरा, अब यहाँ पर तीसरा, यानी 3 में से हम लोग क्या करेंगे? 5/2 को घटाएंगे। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 1/2। तो आप देखो यहाँ पर कि D1 और D2 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब इसके बीच जो अंतर है वही इसके भी बीच अंतर है। इसका मतलब ये है कि आगे भी ये अंतर चलता चला जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर D1 जो है वो D2 के बराबर है और कितना है वो? 1/2। यह AP है। यह क्या है आपका? तो लिख देंगे यह AP है। ये क्यों AP है? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर इसका सार्वंतर समान है, और जब यह AP है तो इसके प्रथम 3 पद आपको और लिखने हैं। तो इसके 3 पद क्या लिखेंगे? जैसे इसके प्रथम 3 पद क्या क्या हैं? तो इसके प्रथम 3 पद देखिए, आपका जो खत्म हो रहा था वो कहाँ से खत्म हो रहा था? 7/2 से। तो 7/2 में अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 का आधा 4, और अगर हम इसमें 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9/2, और अगर हम फिर से इसमें 1/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी इसके जो प्रथम 3 पद हैं वो 4, 9 और 4, 9/2 और 5 होंगे। कैसे? हमने सब में 1/2 1/2 बढ़ाते चले गए, यानी 1/2 हम क्या किए? सब में जोड़ दिए। जैसे 7/2 में 1/2 जोड़ोगे, क्योंकि सार्वंतर हमारा 1/2 ही है, मतलब जो श्रेणी बढ़ेगी आगे वो 1/2 के हिसाब से बढ़ेगी। तो 1/2 हमने सब जगह जोड़ दिया। तो पहला पद 4, दूसरा 9/2, तीसरा आ गया 5, और यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका इरेज हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? -1.2, -3.2, फिर -5.2, फिर यहाँ पर लिखा है -7.2, और ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? बताना है कि क्या यह AP है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप 2 को हर जगह नोट कर रहे हो, दशमलव के बाद 2 है, हर जगह है। लेकिन दशमलव से पहले आप अगर देखो तो पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, मतलब 2-2 का अंतर है। यानी अगर हम इसमें देखें तो आपका -2, और यहाँ पर -2, यहाँ पर भी देखिए -2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हर बार क्या जोड़ा जा रहा है? -2 जोड़ा जा रहा है। कैसे? देखिए -1 में -2 जोड़ेंगे, -3.2 हो जाएगा। -3.2 में -2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 -5.2 हो जाएगा, और -5 में -2 जोड़ेंगे तो -7.2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह हमारा AP है। क्यों? क्योंकि हर जगह इसका सर्वांतर समान है। तो हमसे पूछ रहा था अगर AP है तो सर्वांतर बता दीजिए। सर्वांतर हो गया हमारा -2। और अगर हमको कहे कि इसका 3 पद और लिखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहा है कि सर्वांतर भी बताना है आपको और इसके 3 पद और लिखने हैं। तो 3 पद अगर और लिखने हैं तो 7 के बाद क्या आएगा? -9.2, 9 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो -11.2, और फिर -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -13.2। तो इसके जो अगले 3 पद होंगे वो -9.2, -11.2
और -13.2 होंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसका सर्वांतर होगा -2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, -10, फिर -6, फिर आपका -2, फिर 2, ऐसे करके ये चलता चला जा रहा है। तो अगर आप देखो तो ये 10 से घट कर कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें +4 जोड़ा गया। क्यों +4 जोड़ा गया, क्योंकि ये माइनस है, माइनस और प्लस घटता है, तो -10 में +4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6 होगा, और -6 से ये -2 हो गया, मतलब फिर से इसमें +4 जोड़ा गया, और फिर इसे +4 जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि हर जगह जो सर्वांतर है वो समान है। कैसे, -6 में +4 जोड़ोगे -2 आएगा, -2 में +4 जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर जो d का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया। d का मान कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसके अगले 3 पद को अगर लिखें तो 4 सब में आगे जोड़ते चले जाएंगे, तो 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो इसके प्रथम जो 3 पद थे, 3 पद मतलब आपका जो श्रेणी था वो श्रेणी अगर एपी है तो इसके 3 पद लिखने थे, तो 3 पद हमारा क्या हो गया, 6, 10 और 14 हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है आपका, लिखा हुआ है यहाँ पर 3, फिर कामा 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे चलता चला जा रहा है। तो आप देखो हर जगह 3 है कि नहीं है, और शुरू में √2 नहीं था, लेकिन उसको जोड़ा गया, यानी 3 में क्या जोड़ा गया, √2 जोड़ा गया, तो क्या बन गया, 3 √2 बन गया। फिर से 3 √2 में √2 जोड़ा गया, तो √2 और √2 क्या बन गया, 2 √2। फिर से इसमें अगर हम लोग √3 जोड़ते हैं, सॉरी √2 जोड़ते हैं, तो 3 + 2 √2 में अगर √2 जोड़ दें तो 3 + 3 √2 बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह एपी है। यह क्या है, एपी है। क्यों, क्योंकि इसमें लगातार √2 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ये एपी है तो कह रहा है इसका सर्वांतर बता दीजिए, तो सर्वांतर कितना होगा, √2 हो जाएगा। और इसके प्रथम और जो लास्ट में 3 पद हैं उसको लिखना है, प्रथम नहीं लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू में कुछ नहीं था, फिर 1 ठो √2 आया, फिर 2 ठो आया, फिर 3 ठो आया, तो आगे कितना आएगा, 4 ठो आएगा। यानी 3 प्लस अगर हम इसमें √2 जोड़ दें तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। फिर से अगर हम √2 जोड़ दें तो क्या होगा, 3 + 4 के बाद 5 √2 आ गया। फिर से अगर हम √2 जोड़ दें तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 √2। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। और इसका जो d का मान आएगा वो कितना होगा, d बराबर √2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पांचों प्रश्न हम लगवाए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। चलिए ये हो चुका है आपका इरेज। हम लोग 5 प्रश्न बताए हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका छठवां। ठीक है, छठवां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, ऐसे करते हुए फिर लिखा है 0.2222। ठीक है, ये हमारा क्या दे दिया, श्रेणी दे दिया, और हमको बताना है कि यह एपी है या नहीं है। तो अगर आप इसमें अंतर देखो तो यहाँ पर अगर आप 0 मान लो, क्या मान लो, 0 मान लो, तो ऐसे समझो ये 20 है और ये 22 है, तो कितने का अंतर देखने को मिला आपको, 2 का। यानी आप 0 कितने का अंतर देखोगे, 0.2 का। इसमें कितने का अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को मिलेगा 0.002 का। इसमें कितने का अंतर देखने को मिलेगा, 0.000 फिर 2 का। अब आप कहोगे कि आप तो ऐसे सीधे लिख दे रहे हो, आपको तो पता है, हमको नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे। देखो इसमें पता करने वाली कोई सी बड़ी बात नहीं है। कैसे, यहाँ पर देखो डबल जी आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो
2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है, ये 2 है, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर एक खुद 2 बचा है। ऐसे देखो यहाँ पर 3 ठो आपका 2 है, यहाँ पर भी 3 ठो 2 है, तो 3 ठो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0। यहाँ पर 2 बचा, हमने लिख दिया है। ठीक है, ये समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं एकदम सरल तरीके से, कुछ भी जोड़ना घटाना आपको नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इसका सर्वांतर समान है? सर्वांतर समान है ही नहीं, क्योंकि इसमें 0.02 है, इसमें 0.002 है, इसमें 0.0002 है। इसका मतलब ये है कि यह AP नहीं होगा, तो लिख देंगे यह AP नहीं है। और जब यह AP नहीं है तो इसके 3 पद और लिखने आपको नहीं पड़ेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 7वां देख लीजिए, 7वां क्या कह रहा है आपसे? 7वां कह रहा है यहाँ पर 0 -4, फिर यहाँ पर लिखा है -8, फिर -12। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, यह AP है या नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखो, -4 से -8 हो गया मतलब -4 बढ़ा है, -8 से -12 हो गया मतलब -4 बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि इसका सर्वांतर समान है, हर बार ये -4 बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, तो इसका मतलब यह है कि यह AP है। और जब यह AP है तो इसका D बता दीजिए, तो D बराबर कितना हो गया, -4, और इसके 3 पद और लिख दीजिए। तो इसके 3 पद लिखेंगे, -4 करेंगे तो 12 4 हो जाएगा 16, और अगर हम 16 4 देखें तो 16 4 हो जाएगा 20, और 20 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर -24। तो इसके जो अगले 3 पद थे वो -16, -20 और -24 हो जाएंगे, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज और बढ़ेंगे यहाँ पर आगे। चलिए, यहाँ पर ये हो चुका है आपका इरेज। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, और ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि यह AP है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, मतलब ये 0 बढ़ रहा है आगे। ऐसे सेम सेम श्रेणी लिखी है, मतलब सेम सेम पद लिखा है, इसका मतलब क्या है, ना तो इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, ना तो इसमें कुछ घटाया जा रहा है। मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं अंतर कितने का है, 0 का है। तो इसका मतलब यह है कि यह AP है, और यह AP है तो इसका सर्वांतर कितना है, 0 है। और इसका अगला 3 पद लिखेंगे तो वही लिखा जाएगा, -1/2, -1/2 और -1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पर आपका। अगला है 9वां। 9वां प्रश्न क्या है आपका, लिखा है 1 3, उसके बाद 9, फिर 27 है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप इस श्रेणी को गौर से देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 से 3 हुआ मतलब 3 का गुणा हो गया, 3 से 9 हुआ मतलब 3 का गुणा हो गया, 9 से 27 हुआ मतलब कितने का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है। कैसे देखो, 1 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई संख्या लगातार जोड़ी अथवा घटाई नहीं जा रही है, बल्कि लगातार 3 का गुणा हो रहा है। तो क्या यह AP होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, यह AP नहीं होगा, तो लिखेंगे यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। और जब यह AP नहीं है तो इसके 3 पद और सर्वांतर कुछ भी लिखना आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है आपका A, फिर 2A, 3A, उसके बाद यहाँ पर 4A, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये शुरू में A है, A से कितना हो गया 2A, मतलब इसमें A जोड़ा गया, 2A से 3A हो गया मतलब इसमें A जोड़ा गया, 3A से 4A हो गया मतलब इसमें कितना जोड़ा गया, A जोड़ा गया। यानी हर एक में हम देख रहे हैं कि A बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह AP है, क्योंकि इसके सर्वांतर समान हैं। तो D बराबर हो जाएगा A। और अगर हम इसके और 3 पद लिखें तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 के बाद 6A, फिर ये हो जाएगा 7A, क्योंकि हम लोग हर बार A बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है,
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, यहाँ पर अपने अगले स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं फिर इसको इरेज करते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या करा है आपका, ए है, फिर ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए घाते 4 है, ऐसे करते हुए लगातार चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा रही है, कैसे पता करोगे आप ध्यान से देखो, इसमें ए का गुणा हो रहा है, क्योंकि ए का ए में गुणा होगा तभी ए स्क्वायर आएगा। उसके बाद ए स्क्वायर में फिर से ए का गुणा होगा तो ए क्यूब आएगा, ए क्यूब में ए का गुणा हो जाएगा तो ए घाते 4 हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी संख्या लगातार जोड़ी नहीं जा रही है, बल्कि ये लगातार गुणा हो रहा है। और जब ये गुणा हो रहा है तो क्या यह एपी होगा, तो आप कहोगे नहीं, तो हम लिख देंगे यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। और जब यह एपी नहीं है तो आपको इसके सर्वांतर और इसके अंतिम जो 3 पद और लिखने थे, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज और बढ़ जाते हैं आपके अगले वाले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए ये हो चुका है आपका इरेज और अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 12वां हमारा प्रश्न है अंडर रूट में 2। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 8, फिर यहाँ पर अंडर रूट में 18, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट में 32, और ऐसे आगे चलते हुए चला गया है। हमको बताना है कि यह एपी है या नहीं है। ठीक है, तो पहले अगर हम अंडर रूट 2 को देखें तो ये तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 8 का वर्गमूल निकलेगा 2 अंडर रूट 2, 18 का वर्गमूल निकलेगा 3 अंडर रूट 2, 32 का वर्गमूल निकलेगा 4 अंडर रूट 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर बार अगर आप देखो तो अंडर रूट 2 बढ़ता चला जा रहा है। हर बार अंडर रूट 2 क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पहले सिंगल था, फिर एक को जोड़े तो 2 हो गया, फिर 2 में एक जोड़े 3 हो गया, 3 में जोड़े तो 4 हो गया। आप ऐसे देखो गिनती जैसे होता है, यहाँ पर 1 था, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि लगातार इसमें अंडर रूट 2 जोड़ा जा रहा है, और जब जोड़ा जा रहा है तो यह एपी है, और जब यह एपी है तो इसका सर्वांतर अंडर रूट में 2 होगा। और इसके अगले 3 पद क्या होंगे, तो 4 के बाद देखिए क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 अंडर रूट 2। 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट में 2। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा हल हो चुका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका, आगे यहाँ पर है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 6, उसके बाद अंडर रूट में यहाँ पर 9, और यहाँ पर अंडर रूट में है 12, और ऐसे आगे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बताना है यह एपी है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखिए ऐसे पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, ऐसे समझिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 6 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 2 का इसमें गुणा किया गया। लेकिन अंडर रूट 6 से अंडर रूट 9 कैसे हुआ, ये आप नहीं बता सकते। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सर्वांतर समान नहीं है। जब इसका सर्वांतर समान नहीं है तो क्या यह एपी होगा, तो आप कहोगे नहीं सर यह एपी नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर ही समान नहीं है। अगर इसका सर्वांतर समान होता तो हम लोग लिखते कि यह एपी है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है हमसे, वो यहाँ पर कह रहा है कि ये 13वां हो गया था ना, 14वां प्रश्न देख लीजिए। 14वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, फिर है 7 का स्क्वायर, और ऐसे ये चलता चला जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए यह एपी है या नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो आप देखोगे इसके बीच कितने का अंतर है, 8 का, क्योंकि 8 में 1 जोड़ोगे तभी तो 9 आएगा। और इसके बीच कितने का अंतर है, तो इसके बीच है 16 का। और इसके बीच कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए 4 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 2 है, 24 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह एपी होगा? आप कहोगे नहीं सर, यह एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो डी है यानी जो सार्वांतर है वो आपस में बराबर नहीं है, तो यह एपी नहीं होगा। लिख दीजिएगा, यह एपी नहीं है। अगर ये एपी होता तो हम लोग इसका सर्वांतर लिखते और अगला 3 पद लिखते, लेकिन ये है ही नहीं तो हम लोग इसका सर्वांतर भी नहीं लिखेंगे और इसका 3 पद भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73, ऐसे हमारा प्रश्न दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है कि यह एपी है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर कितना 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद है 73। ठीक है, तो आप देखो शुरू में 1 से 25 हो रहा है, 1 से कितना बढ़ रहा है डायरेक्ट 25, इसका मतलब यह है कि इसमें 24 जोड़ा गया है। 1 में अगर 24 जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब 25 से 49 हो रहा है, मतलब इसमें भी कितना जोड़ा जा रहा है 24, क्योंकि देखिए आप 25 और 24 कितना होता है 49 होता है। तो यहाँ पर 25 में 24 जोड़ दिए तो 49 हो गया। 49 में अगर फिर से हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर 24 जोड़ देते हैं, 49 में फिर से क्या जोड़ दें आपका 24 जोड़ दें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 73 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह एपी है। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो 24 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एपी है। और जब यह एपी है तो इसका सर्वांतर बताना है, तो सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इसके अगले जो 3 पद हैं वो क्या हो जाएंगे, देखिए 73 है लास्ट वाला पद, 73 में 24 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। और इसमें फिर से अगर हम 24 जोड़ें तो 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 121 हो जाएगा। फिर से 24 जोड़ें तो हो जाएगा आपका 145। यानी इसके जो अगले 3 पद हैं 97, 121 और 145 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 5.1, जिसको हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। यानी प्रश्नावली 5.1 में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में हमने कवर कर दिया है प्रश्नावली 5.1 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, हम लोग हर दिन रोज़ आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आते रहते हैं हर दिन, चूँकि आपको पता है कि हम पूरा का पूरा मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो अभी तो हम 5 पार्ट की शुरुआत किए हैं, आगे आने वाले समय में आपको सारी की सारी क्लासेस अपने चैनल अर्जुन मैथ्स पर मिलने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि बोर्ड पेपर आने से पहले पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर लें। और जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होता है हम लोग तुरंत प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, यानी वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पर करने वाले हैं जो आपको टॉपर बनाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।